गुड गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। बहुत सारे बच्चे लास्ट से देखने वाले हैं, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कोई भी ये डीआरसी अच्छे से पढ़ने नहीं वाला है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी कराई दूंगा आज ही। ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे 15 मिनट्स के अंदर इसको खत्म कर ले। ठीक है, बस मुझे बता दो एक बार कि क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है एंड क्या हम लाइव है। मैं चेक कर लेता हूं वो, और अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बस बेटा मैं चेक कर रहा हूं कि प्रॉपर है कि नहीं, बस एक मिनट। यस 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 यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले समझो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है क्या। ठीक है, पहले आपने सुना एक कमेटी थी, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, पहले कमेटी थी, एक कमीशन था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। वो क्या करता था ना बेसिकली, कि कोई इंसान है, ठीक है, अब उसकी ना वो बेचारा मतलब फंस गया है, मतलब उसके यहाँ कुछ रेड हुई या फिर फंस गया है वो, उसका एओ के पास ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, पर वो छोटा मोटा आदमी है, छोटा आदमी है, वो बोल रहा है सर देखो ना सेटलमेंट कर लो, कुछ सेटलमेंट कर दो, पेनाल्टी मत लगाओ मेरे को, मैं टैक्स भरने को तैयार हूं, मैं आपका इंटरेस्ट भरने को तैयार हूं, आप मेरे को पेनाल्टी मत लगाओ सर, पेनाल्टी मत लगाओ, आप सेटलमेंट ले लो, मैं सेटलमेंट कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो ये कौन कर सकता, ये पहले क्या होता था आईटीएससी में होता था, अब क्या हुआ वो, अब उसकी जगह क्या आ गया है, डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अब सर इसमें बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये समझे आप, इतना बैकग्राउंड समझे इसका, इतना बैकग्राउंड समझ गए। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड समझ गए आप, आगे अब बात करते हैं। ठीक है, सीधे अब अमेंडमेंट वाली शीट पे चल रहे हैं अपन। ये अमेंडमेंट शीट में इस बार जो आपकी नवंबर एग्जाम्स की अमेंडमेंट आया ना, उसमें आ गए अपन सीधे सीधे। ठीक है, उस पे आ गए। तो ये डीआरसी जो है ये कंस्टिट्यूट कैसे होती है, डीआरसी कैसे कंस्टिट्यूट होती है उस बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, पीसीसीआईटी, ये पता होगा आपको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हर पीसीसीआईटी के रीजन में एक डीआरसी कंस्टिट्यूट होता है, हर पीसीसीआईटी के रीजन में एक डीआरसी कंस्टिट्यूट होता है। मतलब अलग अलग इंडिया में क्या रहेंगे, पीसीसीआईटी रहेंगे। ठीक है, उनके रीजन में क्या होगा, उनके रीजन में हर रीजन में एक डीआरसी होगा। ठीक है, उस रीजन का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होता है सर, तो 2 मेंबर होते हैं इसमें रिटायर्ड आईआरएस जो कि सीआईटी रह चुके हैं फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। 2 मेंबर्स कौन रहते हैं सर, रिटायर्ड आईआरएस जो कि सीआईटी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स रह चुके हैं। ठीक है, और एक सर्विंग सीआईटी पीसीआईटी। क्या बोला मैंने, 2 मेंबर्स रिटायर्ड आईआरएस सीआईटी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स रह चुके हैं, और एक सर्विंग सीआईटी पीसीआईटी चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है सर, जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो 3 साल के अपॉइंट होंगे, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और जो फीस पे करेंगे अपन मेंबर्स को वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है, और जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी में होता है। और जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि किसी को रिमूव करना चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं मेंबर्स को। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, अभी तक कोई बात मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है। ठीक है, वेरी इजी। अब ना एक रूल 44 डीए भी बना, एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द डीआरसी। अब देखो बेसिकली क्या है, ये डीआरसी क्यों बना है सर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्यों बना है, कि हमको कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन करेंगे। कौन करेगा एप्लीकेशन, असेसी करेगा। कौन करेगा, असेसी एप्लीकेशन करेगा। सर हमने ना एक डीआरपी भी पढ़ा था पहले, असेसमेंट चैप्टर में एक डीआरपी था सेक्शन 144C में। सर वो क्या था, वो इससे डिफरेंट है क्या, यस दैट इज डिफरेंट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वो अलग बात है। ठीक है, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो डीआरपी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे अपन एक बार जाके। ठीक है, वो समझेंगे, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में भी, है ना। तो अभी क्या बात करें अपन, डीआरसी के बारे में। अब डीआरसी के सामने एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एप्लीकेशन कौन कर सकता है, पर्सन हु फुलफिल्स द स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है,
ऐसा पर्सन जो स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और फीस कितनी है, 1000 की फीस है। कितनी फीस है, 1000 की फीस है। ऐसा पर्सन जो फुलफिल कर रहा है स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। अब देखो डीआरसी में 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी बेसिकली, मैं लिख दिया हूं आपके लिए। एक तो स्पेसिफाइड पर्सन होगा जो अप्लाई कर सकता है, उसकी डेफिनेशन मिलेगी अपने को, अभी चिंता मत करो। एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। और स्पेसिफाइड कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 3 चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए, क्या क्या, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड ऑर्डर और स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक है। तो पहले चलते सर अपन स्पेसिफाइड कंडीशन में। तो पर्सन फुलफिलिंग द स्पेसिफाइड कंडीशन मीन्स a person in respect of whom the conditions mentioned in 1 specified in page 19.3 and 19.4 of study material are satisfied। मतलब स्पेसिफाइड कंडीशन कौन सी है, मतलब बहुत इतना फालतू फालतू बताया ना इसमें। देखो बेसिकली स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जो स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता है, वो होगा स्पेसिफाइड पर्सन। अब सर कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन क्या है, तो बेसिकली आप सोचो कि हम किस इंसान का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए मानेंगे। मतलब हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस इंसान का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए मानेगी, ऐसा इंसान जो कि कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हो, जो बदमाश ना हो, जिसके अगेंस्ट कोई केस ना पेंडिंग हो। ऐसी इंसान होना चाहिए ना, कोई जैसे मेरे ऐसा कोई सीधा इंसान होगा तो उसके लिए मान जाएगी डीआरसी रिजॉल्व करने। कोई बदमाश इंसान होगा जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस पेंडिंग है, जो गुनाह कर चुका है पहले, उसके लिए अपन क्यों मानेंगे, उसके लिए अपन नहीं मानेंगे ना। तो ये कंडीशंस अपन जाते हैं पढ़ते हैं एक बार। 19.3 19.4 लेके आए अपन यहीं पे इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। देखो क्या है स्पेसिफाइड कंडीशन, he should not be a person in respect of whom an order of detention has been made under the provision of conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act। ठीक है, मतलब स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज के उसमें वो नहीं आना चाहिए, वो वाला पर्सन नहीं होना चाहिए जो इसमें ऑलरेडी डिटेंशन हो चुका है, उसका मतलब जेल जा चुका है। ठीक है, दूसरा और उसकी वो कंडीशन दी है, वही सब चीजें। ठीक है, मतलब वही कंडीशन डिटेंशन के बारे में, मतलब ये जो डिटेंशन है इसकी कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बस क्या ध्यान रखो, फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग में उसका डिटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी गलत एक्ट के लिए, मतलब देखो कैसे कैसे एक्ट दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, आईपीसी दिया हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, नार्कोटिक्स एक्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन, पमला, ऐसे किसी में भी उसके अंदर कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और आईपीसी, मतलब किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी उसके अगेंस्ट पहले कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट ना किया हो। ठीक है, हु इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में एक सेक्शन 3 होता है, अपन को नहीं पढ़ना है उसमें। ठीक है, उसमें नहीं आना चाहिए। बेसिकली गड़बड़ वाला बंदा नहीं होना चाहिए, बेसिकली क्या, गड़बड़ वाला बंदा नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, ये है वो। ओके, चलो ये पहली कंडीशन पढ़ ली अपन ने, है ना। दूसरी, उसके अगेंस्ट ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट ब्लैक मनी एक्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है सर, जहां पे अपील फाइल हो चुकी है और पेंडिंग है बिफोर कमिश्नर अपील्स, विद इन सच टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीआरसी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, मतलब पहले अगर जिस दिन डीआरसी आया, डीआरसी कब आया 1421 को, तब तक कोई केस पेंडिंग हो गए किसके सामने, कमिश्नर अपील्स के सामने, राइट। तो सीबीडीटी क्या करेगा, एक टाइम देगा कि इतने टाइम में तुम डीआरसी के पास जा सकते हो अभी भी। ठीक है, दूसरा, इन एनी अदर केस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। ठीक है, अब सर स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या है, स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या है, तो यहां पे दिया हुआ है स्पेसिफाइड ऑर्डर। देखो उसमें क्या क्या होता है, एक ड्राफ्ट ऑर्डर एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 144C1 in respect of a person in whose case variation arises as a consequence of order of TPO।
सर ये क्या चल रहा है सर, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इजी कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, इंटीमेशन 143 मतलब कोई भी 143(1) वाला, 200(a)(1) वाला, या फिर 206(c)(b) वाला, कोई भी इंटीमेशन हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो, एक्सेप्ट एन ऑर्डर पास इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। मतलब डीआरपी का ऑर्डर नहीं चाहिए, पर यहां पे ड्राफ्ट ऑर्डर डीआरपी के सामने बोल रहा है सर, ये क्या मतलब है इसका? मतलब ये बेटा आपको एक बार डीआरपी समझा देता हूं मैं, फिर समझाता हूं दोनों चीजें। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर और एनी ऑर्डर मेड अंडर 201 और 206(c)(6)(a) डीमिंग अ पर्सन एज असिस्टेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अभी सुनो, स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन से हो सकते हैं। बेसिकली क्या क्या लिखा है यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर लिखा है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर लिखा है, और जो असिस्टेंट डिफॉल्ट बनता है जब अपन टैक्स नहीं काटते हैं या फिर टैक्स पे नहीं करते हैं, वो वाला ऑर्डर लिखा है। 3 ऑर्डर समझ गए, असेसमेंट ऑर्डर, इंटीमेशन, और जहां पे असिस्टेंट डिफॉल्ट बनते हैं। 3 ऑर्डर समझ गए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सर डीआरपी के बारे में 2 ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, डीआरपी मतलब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं अपन, आ जाओ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी एसएससी जिसके अगेंस्ट ना टीपीओ ने क्या किया है, टीपीओ ने वेरिएशन प्रपोज किए। ठीक है, टीपीओ ने बोला भैया इसके आपको इसका क्या करना है, इसके ऑर्डर में कुछ वेरिएशन करने हैं, इसके असेसमेंट में कुछ वेरिएशन करने हैं। ठीक है, कौन हो सकता है वो सर? वो नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो सकता है, मतलब एनआर भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, एनआर भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। अब सर जब टीपीओ आपके ऑर्डर के अगेंस्ट वेरिएशन प्रपोज करता है ना, तो एओ क्या करता है, एओ एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजता है आपको, एसएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर भेजता है कि भैया देखो टीपीओ ने ये बोला है, मैं कर दूं क्या ये? अगर ये नहीं करना है तो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन बता दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाते हैं कि सर हमको ये ऑब्जेक्शन है। ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्शन रखते हैं उनके सामने, कुछ 30 डेज का टाइम लिमिट होता है उसमें। ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्शन अपने मानेगा या फिर क्या करेगा, उस हिसाब से वो डीआरपी क्या करता है, फाइनल ऑर्डर पास करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर टीपीओ ने क्या किया, टीपीओ ने ना हमारे ऑर्डर में कुछ वेरिएशंस किए। अब वो वेरिएशंस के बारे में हमको क्या कौन बताएगा, हमको एओ एक ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। क्या देगा? ड्राफ्ट ऑर्डर, कि भैया हम तुम्हारे इसमें ये वेरिएशंस करने वाले हैं, तुमको जमता है क्या? तो बोलो। हम बोलेंगे हमको नहीं जम रहा, तो हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास। ठीक है, फिर डीआरपी के पास हम बातें करेंगे उनसे, और फिर फाइनल ऑर्डर पास होता है। ठीक है, तो डीआरपी के सामने 2 ऑर्डर गए, एक जो एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया हमको, और एक जो डीआरपी ने फाइनल ऑर्डर दिया। ठीक है, 2 ऑर्डर गए, एक ड्राफ्ट ऑर्डर, एक फाइनल ऑर्डर। ठीक है, अब वापस आ जाओ इसमें, सर ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपन डीआरसी के पास जा सकते हैं क्या? ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपन डीआरसी के पास जा सकते हैं क्या? यस, जा सकते हैं, यस। बट सर एक्सेप्ट एन ऑर्डर पास इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी, मतलब जो फाइनल ऑर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर ऑफ डीआरपी के अगेंस्ट अपन डीआरसी के पास नहीं जा सकते। फिर से बोल रहा हूं, ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ डीआरपी के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट फाइनल ऑर्डर ऑफ डीआरपी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। मैं तुमको और इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस और है क्या, कि सर जो वेरिएशन प्रपोज हुए ना वो 10 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए, वेरिएशन प्रपोज हुए 10 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए, और जिस इंसान ने रिटर्न फाइल किया है, जिसके बारे में बात चल रही है, उसकी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख के ऊपर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, 50 लाख के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, टोटल इनकम। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और मुझे बता दो एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं। ठीक है, एक कंडीशन और है, द ऑर्डर इन केस ऑफ द एसएससी इज नॉट बेस्ड ऑन सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजिशन मेड अंडर सेक्शन 132A और सर्वे और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 90 और 90A, मतलब DTAA। सर क्या क्या कंडीशन बोल रही है सर? ठीक है, मैं एक बार शुरू से तुमको चलो रिवाइज कराऊंगा, मैं रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो, रिवाइज कराऊंगा। अभी एक चलो अभी करा देता हूं, सुनो एक बार, अपन आगे बढ़ने से पहले सुन लो एक बार। क्या होता है ना, कौन एप्लीकेशन कर सकता है? एक नॉर्मल इंसान, कौन नॉर्मल मतलब स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, कौन ऐसा, कौन जो नॉर्मल है, जो बदमाश नहीं है, जिसके अगेंस्ट
कोई भी गंदे एक्ट में, कोई भी गड़बड़ वाले एक्ट में कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग ना हो वो इंसान। दूसरा, स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या हो सकता है? असेसमेंट का हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इंटीमेशन हो सकता है, ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ डीआरपी हो सकता है, बट फाइनल ऑर्डर ऑफ डीआरपी नहीं हो सकता। ठीक है, डीआरपी फाइनल ऑर्डर देता है, उस हिसाब से असेसमेंट होता है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सर जो बंदा है, जो बंदा है उसके केस में क्या होना चाहिए? छोटा आदमी होना चाहिए। छोटा आदमी मतलब उसके केस में वेरिएशंस 10 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए और उसकी इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। और उसके अगेंस्ट पे सर्च नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, सर्वे नहीं होना चाहिए और कोई इंफॉर्मेशन डीटीडब्ल्यू में रिसीव नहीं होनी चाहिए। उस बेसिस पे ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरे बेटा गार गार मत चिल्लाओ, जो करवा रहा हूं वो तो पढ़ लो। सर गार करवा दो, गार करवा दो, ये तो कर लो, ये अमेंडमेंट आ सकता है। गार ही गार चिल्लाते रहते हैं पूरे लोग। ठीक है, चलो अब डीआरसी की स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर? सुन लो, ये प्रोसीजर बहुत लंबी है, मैंने बना दिया उसको छोटा सा। देखो, डीआरसी क्या करेगा? आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करता है। ठीक है, फिर डीआरसी क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, फिर एसएससी रिस्पॉन्स देगा शो कॉज नोटिस का। जब डीआरसी ओबीएस देगा ना तो साथ में एससीएन देगा ना, एससीएन। ठीक है, तो फिर एसएससी रिस्पॉन्स देगा एससीएन का, शो कॉज नोटिस का। फिर डीआरसी क्या करेगा? या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, फिर डीआरसी एसएससी को कम्युनिकेट करेगा और एप्लीकेशन एडमिट होने के 30 डेज में, देखो रिजेक्ट हो गई तो बात ही खत्म हो गई, पर अगर एक्सेप्ट कर लिया डीआरसी ने, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके 30 डेज के अंदर एसएससी प्रूफ सबमिट करेगा दैट नो अपील इज पेंडिंग और एप्लीकेशन बिफोर डीआरपी विड्रॉ हो गई है। मतलब हम ना अपील में गए हैं, अपील में पेंडिंग नहीं है इसलिए डीआरसी के पास आए हैं, और जो डीआरपी के सामने एप्लीकेशन किए थे हमने वो भी हमने विड्रॉ कर लिए क्योंकि हम डीआरसी के पास आ गए हैं। क्योंकि डीआरसी आपको बोलेगा ना, अगर आप अपील में ऑलरेडी हो तो यहां क्यों आ रहे हो? अगर आप डीआरपी के पास ऑलरेडी हो तो यहां क्यों आ रहे हो? यहां तुम सेटलमेंट करने अगर आ रहे हो तो बाकी सब चीजें बंद हो जानी चाहिए, अपील पेंडिंग है कैंसिल हो जानी चाहिए, और जो डीआरपी के सामने एप्लीकेशन दी है विड्रॉ हो जानी चाहिए। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, सिंपल। अब सुनो, अब डीआरसी प्रोसीजर क्या फॉलो करता है? डीआरसी क्या करता है? आपसे रिकॉर्ड्स मंगवाएगा। ठीक है, फिर आपसे एओ से भी रिपोर्ट्स मंगवाएगा आपकी। फिर डीआरसी फर्दर इंफॉर्मेशन और निकलवा सकता है, आपसे मंगवा सकता है। फिर 80 बोले हुए टाइम पे रिस्पॉन्स दे देगा। अगर इंफॉर्मेशन मंगाया तो 80 क्या करेगा? बोले हुए टाइम पे रिस्पॉन्स दे देगा। फिर डीआरसी डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा? कि मॉडिफिकेशन टू वेरिएशन करना है कि नहीं। वेरिएशन कौन सा? जो टीपीओ ने किया था। ठीक है, या फिर नहीं करना है, या तो करना है या तो नहीं करना है। और थर्ड है टू नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन। एक तो हम वेरिएशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो हम वेरिएशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिएशन कौन सा? जो टीपीओ ने किया था, उस पर हम 2 बात लिखी हुई है। ठीक है, या तो हम कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं हमको। ठीक है, कब करना पड़ता है ये? कब करना पड़ता है डीआरसी को? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज एडमिटेड। जब एप्लीकेशन एडमिट हुई उस मंथ के एंड से 6 months में। और जो दोनों रेड है ना, यहां पे both these orders will be considered as order not prejudicial to the interest of the assessee। अब ये बात क्यों लिखी गई है यहां पे बताओ? अगर ये ऑर्डर को प्रिजुडिशियल कंसिडर कर लिया गया तो कहां चले जाएगा फिर ये? 264 में रिवीजन के लिए जा सकता है ना। 264 में अगर ऑर्डर प्रिजुडिशियल कंसिडर कर लिया गया तो हम क्या बोल रहे हैं? बोथ दिस ऑर्डर, जहां पे ये जो दोनों हो रहे हैं ये क्या होंगे? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर, सॉरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। ठीक है, बहुत लिंकिंग हो गई तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, दिमाग मतलब अभी जो तुम्हारा मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से, पर ठीक है। ठीक है, फिर डीआरसी क्या करेगा? एओ और एसएससी को कॉपी ऑफ ऑर्डर देगा। मॉडिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। एओ एसएससी को कॉपी देगा ऑर्डर की और डिमांड ऑर्डर देगा। डिमांड ऑर्डर बोले तो कि पैसा निकलवाने की। फिर एसएससी पे करेगा डिमांड। फिर डीआरसी इम्यूनिटी ग्रांट करेगा एंड वेवर ऑफ पेनाल्टी करेगा। ठीक है, बेसिकली डीआरसी के पास क्यों गए हम? पेनाल्टी वेव ऑफ कराने, पेनाल्टी वेव ऑफ करवाने। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब सर बाद में आपने कॉपरेट नहीं किए, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किए, आप कुछ कंसील कर रहे हो या फिर आप डिमांड पे नहीं कर रहे हो,
तो डीआरसी क्या करेगा, आपकी जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट कर देगा। डीआरसी क्या करेगा, आपकी प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर देगा। सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो, लास्ट टूल है पावर टू रिड्यूस और वेव पेनाल्टी इम्पोजेबल और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बोथ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, बेसिकली हम इसी के लिए आए थे, इसी के लिए, काय के लिए, हमको हमारी पेनाल्टी वेव करवानी थी या फिर रिड्यूस करवानी थी, और हमारा प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन जो होने वाला है उसके अगेंस्ट हमको इम्यूनिटी चाहिए थी। ठीक है, तो कैसे होगा ये, हम बोले एक काम करो, इधर आओ, आप ना टैक्स पे करो, टैक्स पे करो और डीआरसी के साथ कॉपरेट करो, तभी हम करेंगे। ठीक है, हमने टैक्स पे कर दिया, हमने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, अब पेनाल्टी माफ हो जाएगी अगर पैसे पूरे भर दिए और बात मान लिए। ठीक है, अगर पहले से प्रोसिक्यूशन चालू हो गया है तो अब पेनाल्टी वेव नहीं हो सकती। अगर डीआरसी के पास आने से पहले प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी चालू हो गया है तो फिर कैसे माफ करेगा वो, फिर माफ नहीं कर सकता ना। एंड कंडीशंस नहीं मानोगे तो विड्रॉ कर लेंगे, कंडीशन अगर नहीं मानोगे तो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतनी ही बात है, इतनी ही बात है डीआरसी में। बेटा 20 मिनट लग गए, 15 मिनट बोला था मैंने, पर आई एम सॉरी, अब 5 मिनट रुको, क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीआरसी। ठीक है, कैन एसएससी मेक एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर अग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 90 और 90A। मैंने आपको बताया था कि डीटीए में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। कहां बताया था, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहां गया, कहां गया, कहां गया, हम्म, ये देखो, बोला था ना, ऑर्डर इन केस ऑफ द सी इज नॉट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन 90 और 90A, दैट इज डीडब्ल्यू। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था, राइट, ये वही आ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है डीआरसी के पास एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड, can an SC opt for dispute resolution before DRC if prosecution for any offense punishable under the provision of IPC has been instituted against him and he has been convicted in respect of same under the said act। क्या बोलेंगे हम, कैन नॉट ऑप्ट फॉर रेजोल्यूशन, क्यों, हमने पढ़े थे अभी भी, इसका आंसर आप पढ़ लेना खुद ही। ठीक है, स्पेसिफाइड कंडीशन क्या बोलती है कि भैया आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होना चाहिए आईपीसी में, सिंपल सी बात है, नहीं होना चाहिए, बोल दिया है साफ 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 उन्होंने कंडीशंस में, तो फिर कैसे मानेंगे हम, नहीं मान पाएंगे। ठीक है, चलो, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, कौन से हो गए, आपके दो क्वेश्चन मॉड्यूल के हो गए। एक क्वेश्चन आपका एमटीपी में है, एक क्वेश्चन आरटीपी में है, वो भी देख लेते हैं फट से। एमटीपी 2 नवंबर 22, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ए, देखो, डीआरसी would resolve dispute in case of a person who opts for dispute resolution under chapter मतलब XYZ in respect of dispute arising from any variation in the specified order in his case and who fulfills the specified condition। अच्छा ये आंसर है, मैं बोल रहा हूँ वही तो, कुछ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा उसमें, आंसर था वो, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। Mr. Sanjay furnished return of income for AY 21-22, declaring total income of 52 lakhs. He received an assessment order under 143(3), enhancing total income for the AY by 3,20,000. He is aggrieved by the said order and desirous of knowing whether he can file an application before DRC. He informs you that no order of detention has been made and no prosecution proceedings have been initiated or launched against him under any law for the time being in force. पर पेनाल्टी लग चुकी है, तो ये फाइल कर सकता है क्या, अगर नहीं कर सकता तो कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, तो हम क्या बोलेंगे मुझे बताओ। हमने क्या बात किए थे कि भैया छोटा आदमी होना चाहिए, छोटा आदमी मतलब वेरिएशन 10 लाख तक और रिटर्न ऑफ इनकम 50 लाख तक, कितनी है इसकी, कितनी है 52 लाख, तो क्या ये फाइल कर सकता है डीआरसी के पास, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हम क्या बोलेंगे, भैया ये 50 लाख के ऊपर है तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल बात। दूसरी बात, अगर डीआरसी का ऑप्शन नहीं है तो क्या ऑप्शन है इसके पास, बेटा तुम जाओ अपील में, सीआईटी अपील्स के पास 30 डेज में, या फिर रिवीजन में जाओ 264 में। सिंपल, सिंपल एकदम। ठीक है, अब जा रहे हैं आरटीपी में। आरटीपी का क्वेश्चन Mr. Vijay furnishes return of income for AY 2022, declaring total income
of 28 lakh. He received an assessment order under 143(3) on 26/11/22 enhancing total income by 5 lakh. ठीक है, वो डीआरसी के पास जा सकता है, उसके अगेंस्ट कोई भी क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है. ठीक है, ये बात है. जा सकता है क्या? ये जा सकता है. यस जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता भाई? अब तो 50 लाख से कम है ना. यस 10 लाख से ऊपर नहीं है, 50 लाख से ऊपर नहीं है, तो ये डीआरसी के पास जा सकता है. और जो पेनाल्टी उसके ऊपर लगी है, पेनाल्टी का कोई टेंशन नहीं है. प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन डिटेंशन नहीं होना चाहिए, पेनाल्टी से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और एक बार अगर डीआरसी ने मॉडिफाइड ऑर्डर पास कर दिया तो फिर अपील रिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो फिर अपील रिवीजन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सिंपल. अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है आखिरी में, वो सुन लो. So would your answer be different if assessment order is based on information received under DTAA with country X? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. फिर क्या नहीं कर, फिर नहीं कर सकता वो, क्योंकि DTAA में अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो फिर वो नहीं कर सकता. कहाँ गया? If assessment order is based on information received under DTAA entered with India, Mr. Vijay will not be eligible to make application before DRC. That's it. ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि आपका ये डीआर चैप्टर खत्म हो गया. अभी ये वीडियो को एक बार और देखना, कब? रात को सोने के पहले, या फिर सुबह सुबह वॉशरूम में, या फिर खाना खाते हुए, कभी भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब ये मुझे लग रहा था 5 मार्क का पूछ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट है और बच्चे छोड़ के जाएंगे, इसलिए मैंने करवा दिया. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा बेटा स्पीड में पढ़ाया मैंने, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत जल्दी खत्म कराना था. 15 मिनट्स बोला था, पर 27 मिनट्स होने वाले हैं. ठीक है, तो बस मैं जा रहा हूं. थैंक यू सो मच. और मैं भी थोड़ी देर में और कुछ लेके आऊंगा बहुत जल्दी, तो लाइव रहना, मतलब स्टे ट्यून्ड रहना टेलीग्राम पे. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मैं बहुत जल्दी में हूं. बाय बाय, थैंक यू. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए.